मानव सभ्यता के विकास और वृद्धि के लिए एक संतुलित पर्यावरण का होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अगर हम देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी चुनौतियां हमारे सामने आकर के खड़ी हैं, जो निसंदेह रूप से न केवल भारत के लिए बल्कि समस्त विश्व के लिए एक चुनौती के रूप में देखी जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान निपटाने के लिए वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों का निर्धारण किया गया था, जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया था। वहीं शुद्ध कार्बन तटस्थता को अपनाते हुए इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे स्तर तक रखने का भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया था। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन में कमी हो सके, इसके लिए अभी हाल ही में जब भारत में 10 सितंबर को G20 की मीटिंग हो रही थी, तो इस मीटिंग से इतर भारत के नेतृत्व में 3 देशों ने मिलकर के एक अलायंस के अस्तित्व को जन्म दिया है, जिसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सलमान आप सभी का एक बार अभिनंदन करता हूं फिर से दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। और इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि जैव ईंधन क्या है, इससे संबंधित क्या विभिन्न मुद्दे हैं, और ये जो अलायंस बनाया गया है यानी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यह किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया है उसको कम करने में हमारे लिए मददगार हो सकता है, और जैव ईंधन क्यों हमारे लिए उपयोगी है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आज की रूपरेखा देख लेते हैं कि वे कौन से विभिन्न पहलू हैं जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि खबर क्या है, इसके बाद क्या है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जैव ईंधन क्या है और जैव ईंधन को क्या जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। जीवाश्म ईंधन से तात्पर्य यहां पर है कि जो भी परंपरागत ईंधन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल इत्यादि। इसके बाद पूरे के पूरे विश्व की अगर बात करें तो वो क्यों जैव ईंधन पर नए सिरे से ध्यान दे रहा है, आखिर क्या इसकी महत्ता है, क्या इसकी महत्वपूर्णता है, जिसकी वजह से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व जो है इस पर एक बार फिर से ध्यान देने के लिए मजबूर हो गया है। और किस तरह से जैव ईंधन ऊर्जा संक्रमण में अपनी भूमिका अदा करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हुए आगे की क्या राह है इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। और अंत में एक सवाल देखेंगे जो कि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं 250 शब्दों में। तो सबसे पहले देखते हैं कि खबर क्या है, लेकिन उससे पहले देख लें कि यह जो पूरा का पूरा टॉपिक है यह किन उपखंडों से जोड़ करके हम लोग देख सकते हैं। तो जीएस पेपर 2 और 3 के अंतरराष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उपखंडों से जोड़ करके हम इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। खबर है व्हाट इज ड्राइविंग द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। ये खबर आई थी द हिंदू के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। तो दरअसल 10 सितंबर को नई दिल्ली में जो G20 की बैठक हुई थी, उससे हटकर भारत के नेतृत्व में 3 देशों ने इस गठबंधन को जन्म दिया, यानी कि भारत, अमेरिका और ब्राजील के द्वारा इस गठबंधन को अस्तित्व में लाया गया है, जो कि मुख्य रूप से परिवहन के क्षेत्र में जैव ईंधन के प्रयोग की वकालत करता है। साथ ही साथ जो सदस्य देश हैं उनके सहविकास और उनमें जैव ईंधन के उत्पादन में जो भी तकनीकी हैं उन प्रक्रियाओं में किस तरह से वृद्धि लाई जा सके, इन तमाम पहलुओं की वकालत करता है। तो मोटे मोटे तौर पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि यह गठबंधन क्या है। नेतृत्वकर्ता भारत है और संस्थापक सदस्य भारत, अमेरिका, ब्राजील है। इसके अलावा इसमें अर्जेंटीना, कनाडा, इटली और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। ये देश जो है G20 के भी सदस्य हैं। अब G20 आप लोग जानते ही होंगे कि इसके अंतर्गत 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो यानी कि G20 एक समूह है जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन शामिल है। तो क्या है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां बात करते हैं कि जैव ईंधन क्या है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है।
तो जैव ईंधन जैसा कि शब्द से अगर हम देखें, जैव ऐसा ईंधन जो कि जैव से यानी कि जीव से प्राप्त होता हो। अब जीव की अगर बात करें तो यहाँ पर जानवर यानी कि एनिमल भी हो सकते हैं और पेड़ पौधे भी हो सकते हैं यानी कि वनस्पतियां भी हो सकती हैं। लेकिन जो हमारा मुख्य फोकस होगा यहाँ पर पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियों के ऊपर ही होगा। तो साधारण भाषाओं में आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसा ईंधन जो जीवों से प्राप्त हो। जीवों के अंतर्गत पेड़ पौधे भी शामिल हैं और जानवर भी शामिल हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अंतर्गत इसको किस तरह से परिभाषित किया गया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैव ईंधन को बायोमास से प्राप्त तरल ईंधन और जीवाश्म ईंधन आधारित तरल परिवहन ईंधन जैसे गैसोलीन, डीजल और विमानन ईंधन के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसको परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है कि बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास मुख्य रूप से जो अभी हाल फिलहाल में जीव जंतु मर गए हैं उनके सड़े गले अवशेष, जो वनस्पतियां हैं उनसे प्राप्त अवशेष, साथ ही साथ कृषि से प्राप्त जो अपशिष्ट है, इन तमाम चीजों से प्राप्त जो भी अपशिष्ट हमें प्राप्त होता है उसी को हम बायोमास कहते हैं। और ये बायोमास जो है ऊर्जा का स्रोत होता है यानी कि एनर्जी का स्रोत होता है। इसे हम सीधे तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ इसको अन्य रूप में भी परिवर्तित करके हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि बायोमास क्या है और किस तरह से जैव ईंधन को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा परिभाषित किया गया है। अब बात करते हैं कि क्या जैव ईंधन जो हमारे परंपरागत ईंधन है यानी कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, उनके तुलना में हमारे लिए एक विकल्प के रूप में प्रयोग में लाए जा सकते हैं कि नहीं लाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अलग अलग राय है और यहाँ पर यह बात कही जाती है कि जैव ईंधन को दो श्रेणियों में बांट दिया जाता है। एक है जैव ईंधन, दूसरा है टिकाऊ जैव ईंधन यानी कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स और बायोफ्यूल्स। ये अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा अपनी अलग अलग राय दी गई है। अब ये किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं और किस तरह से ये हमारे लिए एक विकल्प के रूप में सामने आता है जो हमारे परंपरागत ईंधन है उनकी तुलना में, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो जैव ईंधन है ये मुख्य रूप से गन्ना, मकई, सोयाबीन इत्यादि फसलों से प्राप्त होता है यानी इनसे इसका उत्पादन किया जाता है और इन्हें प्रथम श्रेणी के जैव ईंधन या 1G इथेनॉल का नाम दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सस्टेनेबल बायोफ्यूल यानी टिकाऊ जैव ईंधन की, तो इन्हें जो है मुख्य रूप से जो कृषि अपशिष्ट है उसके द्वारा, प्रसंस्कृत पशु अवशेषों जैसे कि जो फैट हैं उनके द्वारा, जो हमारे लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल हैं यानी एडिबल ऑयल के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। एडिबल ऑयल के जो रेजिड्यूज बच जाते हैं, जो अवशेष बच जाते हैं, उसके द्वारा भी इनको बनाया जाता है और इसे ही G2G इथेनॉल या दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन कहा जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज ये समझने का प्रयास करें कि जो जैव ईंधन है इसके लिए हमें फसल की जरूरत होगी, गन्ना, सोयाबीन, मकई इत्यादि की। लेकिन जो हमारे पास टिकाऊ जैव ईंधन है इसकी प्राप्ति हमें इन फसलों के जो अपशिष्ट होते हैं उनसे ही प्राप्त हो जाता है। अपशिष्ट का मतलब अगर आप देखें तो गन्ने का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो गन्ने की जो खोई बचती है यानी जब इसमें से जूस निकाल लिया जाता है, रस निकाल लिया जाता है, जो अवशेष बचता है उसी से टिकाऊ जैव ईंधन बनाया जा सकता है। धान की जो भूसी है जो किसान लोग यूं ही ऐसे फेंक देते हैं या उसको इस्तेमाल में नहीं लाते हैं, उससे भी सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स बनाया जा सकता है। यानी कि जो फसलों का अपशिष्ट है उसका प्रयोग करके टिकाऊ जैव ईंधन बनाया जा सकता है। इसलिए जो किसान हैं जब अपनी फसल का अपशिष्ट इसमें बेच देते हैं या इस तरह के उत्पादन में लगा देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त आय भी प्राप्त होती है। और जब ये अपशिष्ट प्रोसेस किए जाते हैं सस्टेनेबल जैव ईंधन प्राप्त करने के लिए तो उसमें रोजगार सृजन भी होता है। तो इस तरह से जो भी बातें कही जा रही है विशेषज्ञों के द्वारा वो मुख्य रूप से 2G इथेनॉल पर फोकस करने के लिए की जा रही, यानी कि दूसरी पीढ़ी की जो जैव ईंधन है या 2G जो इथेनॉल है हमें उसके उत्पादन और उपभोग पर मुख्य फोकस रखना चाहिए। अब यहाँ पर हाल में अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में जलवायु परिवर्तन में बहुत ज्यादा
चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब जलवायु परिवर्तन हमारे समक्ष बहुत सारी गंभीर चुनौतियां खड़ा कर देता है, लेकिन उसमें से सबसे जो गंभीर चुनौती है वो खाद्य सुरक्षा की है। जलवायु परिवर्तन होने की वजह से उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। अब जब उत्पादन में कमी होगी तो हमें क्या करना होगा, अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा जितनी भूमि पर उत्पादन किया जाता है उससे ज्यादा भूमि पर हमें उत्पादन करना होगा, क्योंकि हमें ज्यादा फसलों का उत्पादन करना होगा खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर। अब जब ज्यादा भूमि की आवश्यकता होगी तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वनस्पतियां हैं, जो जंगल हैं, जो वन है, हमें उनको काट करके भूमि को समतल करके फसलों की बुआई के योग्य बनाना होगा, यानी कि निर्वनीकरण को यह बढ़ावा देगा। इसके अंतर्गत जब निर्वनीकरण होगा तो जो जैव विविधता है, जो बायोडायवर्सिटी है, उसको भी क्षति पहुंचती है। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है यानी जलवायु परिवर्तन है, ये मुख्य रूप से वन और जैव विविधता को एक तरह से खतरे में डालता है। और जब हम यहाँ पर कृषि के अंतर्गत जो भूमि होती है उसके क्षेत्रफल को और ज्यादा बढ़ाते हैं, तो कृषि को मुख्य रूप से जो कार्बन उत्सर्जक हैं उनमें से एक बहुत बड़ा कारक माना जाता है। तो जितने क्षेत्र में हम कृषि करेंगे उतने लार्ज स्केल पर कार्बन उत्सर्जित होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ पर देखें तो कृषि जो हम जितना बढ़ाते हैं वो उतना ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है। तो लिहाजा हमें इस तरह से देखना होगा कि यहाँ पर हमें जो जैव ईंधन है इसका प्रयोग उतना ज्यादा नहीं करना चाहिए जितना 2G इथेनॉल या दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन का करना चाहिए। इसीलिए जो विशेषज्ञ हैं वो मुख्य रूप से इसके उत्पादन पर जोर देने की बात कर रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जो GBA है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, इसका भी ध्यान 2G इथेनॉल विकसित करने पर देखा जा रहा है। अब जैव ईंधन पर नए सिरे से जो ध्यान दिया जा रहा है उसकी क्या आवश्यकता है, क्या ऐसी घटनाएं हैं जो इसके उत्पादन को और भी ज्यादा प्रेरित करती है, इस क्षेत्र में और भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलप करने के लिए विश्व के तमाम देशों को प्रेरित करती है। तो सबसे पहले एक उदाहरण के तौर पर अगर देखें हालिया घटना के तौर पे, तो रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ उसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कच्चे तेल हैं उनके दामों में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि देखने को मिली है। उसके अलावा जो तमाम देश हैं वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कच्चे तेल का आयात करते हैं। जब वो आयात करते हैं, चूंकि इनके दामों में वृद्धि देखने को मिली है, तो एक बहुत बड़ी मुद्रा जो है उन्हें अपने घरेलू खपत को पूरा करने के लिए तेलों की आयात के लिए खर्च करना पड़ता है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत अपनी घरेलू खपत के लिए जो उसकी आवश्यकता है उसका 87% क्रूड ऑयल जो है आयात करता है, और इसलिए भारत की एक बहुत बड़ी मुद्रा जो है तेल को आयात करने में खर्च कर दी जाती है। इसलिए भारत हो या कोई अन्य देश हो, यदि वह अपनी निर्भरता क्रूड ऑयल के आयात पर कम कर लेता है तो निसंदेह रूप से मुद्रा की एक बहुत बड़ी धनराशि वो बचा सकता है, और उस धनराशि का इस्तेमाल वो अन्य क्षेत्रों में भी कर सकता है। तो इसलिए इसे पर एक नए सिरे से ध्यान दिया जा रहा है विभिन्न देशों के द्वारा, और कई देशों ने तो बैटरी उत्पादन और इलेक्ट्रिक वाहन की पॉलिसीज भी घोषित कर दी है कि जिस ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन का उत्पादन किया जाए, बैटरियों का उत्पादन किया जाए, और ऐसे वाहनों का प्रयोग किया जाए जहां पर फ्यूल्स की जगह पर बैटरियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिजली से संचालित की जा रहे हैं वो वाहन। लेकिन कुछ समस्याएं भी हमारे सामने देखने को मिलती हैं। बैटरी से संचालित वाहन हो या फिर इलेक्ट्रिक से संचालित वाहन हो, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। इसमें कुछ बाइक्स हो सकती है, कुछ कार हो सकते हैं, लेकिन जब हम लंबी दूरी की यात्रा करते हैं जिसमें रेलवे आते हैं, जहाज आते हैं, या जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो कार्गो जाता है, वहां पर अभी इस तरह की कोई तकनीक बहुत कारगर साबित नहीं हुई है कि वहां पर हम बैटरी का इस्तेमाल कर लें या इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर ले। तो ये अभी हमारे सामने हाल फिलहाल में एक मुख्य चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है। अब जैव ईंधन का ऊर्जा संक्रमण में क्या भूमिका है, तो सबसे पहले समझे कि संक्रमण शब्द का मतलब क्या है। इसको एक उदाहरण की तरह समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं कोशिश करता हूं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप था शुरुआती दौर में वो कृषि था, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। लेकिन ये धीरे धीरे अब अग्रसर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर। तो अभी भी भारत में
बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो कृषि और संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। वहीं औद्योगिक विकास भी भारत में देखने को मिल रहा है। तो यानी यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर कृषि से संबंधित भी प्रक्रियाएं देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपको देखने का मिलेगा। तो ऐसी अवस्था जहां पर दोनों प्रक्रियाएं देखने को मिलती है, यानी हम कृषि को छोड़ करके औद्योगिकीकरण की ओर बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग कृषि और संबंधित क्रियाओं में संलग्न होते हैं और कुछ लोग औद्योगिक इकाइयों के विकास में संलग्न होते हैं। तो दोनों तरह की प्रक्रियाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो इसी फेज को हम ट्रांजिशन या संक्रमण कहते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज को अगर देखें तो यहाँ पर ऊर्जा संक्रमण का मतलब ये है कि जो हमारा बायोफ्यूल्स है, सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स है या 2G इथेनॉल हम कह लें, क्या उसको जब हम अपने प्रयोग में ले आते हैं तो जो हमारा परंपरागत ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन है, तो उनके बीच जो ट्रांजिशन है, यानी हमारा जो बढ़ता हुआ प्रयोग है जैव ईंधनों का और फिर उधर हम परंपरागत ईंधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्हीं के बीच की चीज को हम संक्रमण कहते हैं। और यह किस तरह से हम इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम बायोफ्यूल्स के प्रयोग को किस तरह से बढ़ाते हैं जिससे कि जो परंपरागत ईंधन है उस पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। तो जैव ईंधन की बात करें तो इसको पेट्रोल और डीजल में हम लोगों ने मिश्रित करना शुरू कर दिया है, यानी कि पूर्ण रूप से अब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है शुद्धतम रूप में, इसमें जैव ईंधन मिश्रित किया जाता है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो अभी भारत में 10% जैव ईंधन का मिश्रण की अनुमति दी गई है, लेकिन आगे भविष्य में इसे दोगुना करने की योजना भारत सरकार की है। अब यहां पर देखें तो एक विशेषज्ञों का एक धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल अपनाने में तेजी लाना और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प विकसित करना चल रहे ऊर्जा संक्रमण का केंद्र होना चाहिए। तो वहीं दूसरा धड़ा यह कहता है कि 2G इथेनॉल जो है ये आसन व्यवधान को नरम करेगा। किस तरह से करेगा कि जब हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो जो इंटरनल कंबस्शन संबंधित जो इंजन है वो इनकी लाइफ को बढ़ा देता है। किस तरह से बढ़ा देता है कि जब हम 2G इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके द्वारा जो ग्रीन हाउस गैसें हैं इनका भी उत्सर्जन कम होता है, जो निसंदेह रूप से पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी कि पर्यावरण जो क्षति हो रही है उसमें हम कमी ला सकते हैं इसके माध्यम से। और ये जो इंजन है, यहाँ पर जब हम परंपरागत ईंधनों का प्रयोग करते हैं तो जो इंजन की फंक्शनिंग है वो उतनी स्मूथ नहीं होती है जितनी कि 2G इथेनॉल के इस्तेमाल करने से हो जाती है। जब इंजन की फंक्शनिंग ज़्यादा स्मूथ होगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसके लाइफ स्पैन है या जो लाइफ ड्यूरेशन है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो इसके प्रयोग से आंतरिक दहन के इंजनों के जीवन काल में वृद्धि देखने को मिलती है, कम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, साथ ही साथ जो भी वाहन निर्माता कंपनीज हैं उनको समय भी मिल जाता है कि वो और भी ज्यादा इस पर रिसर्च और अनुसंधान कर सके, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट कर सके, जिससे कि बेहतर विकल्प के रूप में इन्हें समय भी मिल सकेगा। अब जब हम 2G इथेनॉल का उत्पादन करते हैं तो कृषि से संबंधित या जब हम कृषि कर रहे होते हैं तो उसके द्वारा जो अपशिष्ट बच जाता है तो उसको किसान क्या कर सकते हैं कि इसके उत्पादन में प्रयोग ला सकते हैं, जिससे कि उनकी आय में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और रोजगार सृजन भी होगा। ये पिछली स्लाइड में आप सभी को बता चुका हूं। अब आगे की राह क्या है? अगर संपूर्ण विश्व की बात करें, इस पे टोटल जो जैव ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है वैश्विक स्तर पर, उसमें जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के संस्थापक सदस्य हैं यानी भारत, ब्राजील और अमेरिका, इनके द्वारा ही 85% का उत्पादन किया जाता है और इनके द्वारा ही 81% बायोफ्यूल्स का उपभोग भी कर लिया जाता है। अब इसकी बढ़ती हुई महत्वपूर्णता को देखते हुए अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने नवीनतम संशोधित नवीकरणीय ईंधन मानक की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने यह लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2025 तक 1,40,000 बैरल प्रतिदिन वह अपने क्रूड ऑयल आयात में कमी करेगा। क्रूड ऑयल आयात में वह इतना कमी करेगा वर्ष 2025 तक। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत जो है 2G जो इथेनॉल है इसके मिश्रण को बढ़ा करके 20% करने के लिए योजना बना रखा है और इसके लिए टारगेट रखा है
25 और इसी के लिए वर्ष 2018 की शुरुआत में ही 12 नई रिफाइनरों की स्थापना की घोषणा भी भारत सरकार के द्वारा कर दी गई थी। अब ये जो जैव ईंधन है, पूरी जो समस्त वैश्विक जरूरत है जैव ईंधन की, इसकी 2/3 पूर्ति जो है मात्र 3 देशों के द्वारा की जा सकती है, भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया। तो ये 3 देश हैं जो कि विश्व की जो संपूर्ण जैव ईंधन खपत है या जरूरत है उसका 2/3 हिस्सा ये 3 देश ही उत्पादित कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि अगर देखें भारत की जनसंख्या 141 करोड़ है, तो इतनी बड़ी जनसंख्या के द्वारा जो अपशिष्ट बचता है वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पर्याप्त घरेलू फीड स्टॉक है। इसके साथ साथ यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन क्षमता भी है, यानी कि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है तो लेबर हमारे पास ज्यादा है, लेबर ज्यादा है तो श्रम की लागत भी कम हो जाएगी, तो अपेक्षाकृत उत्पादन लागत कम हो जाती है। और यहाँ पर नीतियों का एक पैकेज भी है जिसकी वजह से ये तीनों देश जो है वैश्विक जैव ईंधन की 2/3 उत्पादन की पूर्ति कर सकते हैं। तो ये तमाम बातें इससे जुड़ी हुई रही, लेकिन यहाँ पर अब आगे भविष्य में यह देखना है कि ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है ये किस तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया को तीव्र करता है। डीकार्बोनाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वातावरण में कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये कुल तमाम बिंदु रहे इस टॉपिक से जुड़े हुए, और अंत में एक सवाल हम लोग देख लेते हैं जिसे कि हम मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे 250 शब्दों में। तो सवाल है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ऊर्जा क्षेत्र की डीकार्बोनाइजिंग प्रक्रिया को तीव्र करने में किस प्रकार सहायक हो सकता है, व्याख्या कीजिए। तो इसको आप लोग लिखने का प्रयास कर सकते हैं 250 शब्दों में। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।